हाँ जी, क्या हाल है भैया। और हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 9th एंट्रेंस का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 1 इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ पहले क्योंकि वो थोड़ा सा बोरिंग लगता है मुझे। खैर, पढ़ना हमको सभी है, छोड़ना कुछ नहीं है, तो इसका लेक्चर कुछ दिन के बाद आ जाएगा। तो हम लोग बायोलॉजी में शुरू कर रहे हैं भाई। चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी, क्लास 9th एंट्रेंस, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया और BHU के लिए, दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फ्रेंड एंड फो, ये पूरे चैप्टर का ये पूरा नाम है वो गाइस। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई। टर्म है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इसमें वर्ड आया है बेटा माइक्रो, उसका मतलब क्या होता है। देखिए, माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा, बहुत छोटा, इतना छोटा कि वो आपको अपनी आंखों से नहीं दिखेगा। उसके लिए आपको एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो माइक्रो का मतलब होता है एक्सट्रीमली स्मॉल, कुछ ज़्यादा ही छोटा। ठीक है, ओके। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। थोड़ा राइटिंग से कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर टू स्मॉल, बहुत छोटे, विच आर टू स्मॉल टू बी सीन, जो आपको दिख ही नहीं पाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं। क्यों नहीं दिख पाते हैं, कैसे नहीं दिख पाते हैं भाई, आपको अपनी आँख से नहीं दिख पाते हैं। ठीक है, तो बगैर माइक्रोस्कोप के, विदाउट अ माइक्रोस्कोप, बगैर माइक्रोस्कोप के आपको वो नहीं दिख पाएंगे। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आ रही है आपको बात समझ में। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है डेफिनेशन, कोई ऐसा इसके अंदर पेचीदा बात नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोब्स भी बोल सकते हैं। माइक्रोब्स बोलिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, तो दोज ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत छोटे होते हैं, टू स्मॉल होते हैं, कितने छोटे कि वो आपको माइक्रोस्कोप से दिखेंगे, उनको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन थी, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं थी। ओके, अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं। ठीक है, दो तरह के मतलब क्या होते हैं भाई हमारे लिए, मतलब या तो यूज़फुल होंगे या हार्मफुल होंगे, या तो यूज़फुल होंगे या हार्मफुल होंगे, या तो यूज़फुल होंगे या हार्मफुल होंगे। आ रही बात समझ में। ओके, तो दो तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, यूज़फुल और हार्मफुल। ठीक है, अच्छा अब सुनिए, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी अर्थ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हमने बड़े बड़े 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। तो कुछ मेजर ग्रुप्स हैं इनके। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कुछ मेजर ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं बेटा जो बड़े बड़े हैं, जिनमें हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया है। वो बेटा 5 ग्रुप्स ऐसे हैं। पहला मैं नाम लिखना चाहूँगा यहाँ पे बैक्टीरिया। जी हाँ, बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है। ठीक है, दूसरा है बेटा वायरस। ठीक है, या वायरसेस एक ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद प्रोटोजोआ। ठीक है, बेफिक्र रहिए, प्रोटोजोआ क्या होता है 100% आपको समझ में आएगा। बिल्कुल, आप बस लेक्चर को पूरे फोकस के साथ ध्यान देते रहिए और आप महसूस करेंगे लेक्चर के बाद कि आपको काफ़ी चीज़ें आ गई हैं। ओके, अच्छा एक बात का और ख़्याल रखिएगा कि बैक्टीरिया मतलब होता है बहुत सारे बैक्टीरिया। ठीक है, इसका सिंगुलर होता है बेटा बैक्टीरियम। क्या होता है? बैक्टीरियम। बोलिए मेरे साथ, बैक्टीरियम। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार चीज़ों को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो बाद में वो कंप्लेन करते हैं कि हमको याद नहीं हो पा रहा। तो उनके लिए मेरी राय ये है कि बार बार अगर वो वर्ड को बोलेंगे तो उनको याद गारंटीड हो जाएगा। ओके, वायरस का सिंगुलर क्या होगा भैया? वायरस होगा। कोई परेशानी वाली बात है? कोई परेशानी वाली बात अब तक नहीं है इसके अंदर। ठीक है, प्रोटोजोआ मतलब बहुत सारे प्रोटोजोआ, सिंगुलर क्या होगा? प्रोटोजोअन। प्रोटोजोअन। ओके, फंजाई या फंगी बहुत लोग बोलते हैं। ठीक है इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क है। इसका सिंगुलर होगा फंगस। ठीक है, एल्गी का होगा एल्गा। यस और नो? ओके, अच्छा एक खास बात बेटा जो मैं वायरसेस के बारे में कहना चाहूँगा कि वायरसेस इन सब में, इन पाँचों में, 1 2 3 4 5, इन पाँचों में सबसे छोटे हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्मॉलेस्ट।
पूरी दुनिया में नहीं है, ध्यान रखिएगा, इन 5 जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। स्मॉलेस्ट लिख देता हूँ आगे, स्मॉलेस्ट इन मेजर ग्रुप। जितने भी ग्रुप्स हैं ये, उन सब में सबसे छोटे हैं ये। कौन? वायरसेस के बारे में बात चल रही है। अच्छा, ये जिंदा भी नहीं होते और ये मुर्दा भी नहीं होते, तो कहाँ होते हैं सर? ये होते हैं बॉर्डर लाइन पे। कहाँ होते हैं? बॉर्डर पे। किसके बॉर्डर पे होते हैं? लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर पे। लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर पे कौन होते हैं? वायरसेस। आ रही है आपको इतनी बात समझ में? आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ एक बार। मैंने बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे दोस्त, फ्रेंड या दुश्मन। वो का मतलब होता है एनिमी, दुश्मन, ठीक है। अच्छा, माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा, एक्सट्रीमली स्मॉल, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन क्या बनेगी? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर टू स्मॉल टू बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। ऐसे चीज़ों को हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को, सॉरी चीज़ें बोल दिया, ऐसे ऑर्गेनिज्म्स को, ऐसे माइक्रोब्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं जो आपको माइक्रोस्कोप से दिखेंगे, ठीक है जी। आपको ऐसे अपनी आंखों से नहीं दिख पाएंगे क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, ठीक है। यूजेस के बेसिस पे 2 तरह के होते हैं, यूज़फुल और हार्मफुल। हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं या हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने 5 बड़े बड़े ग्रुप्स में इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। कौन कौन से हैं वो? रट लीजिए अभी, 5 है, 5। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्गी। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्गी, ठीक है। अब मैं आगे चल रहा हूँ बेटा। हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया को, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस इज पेज नंबर 1, तो मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ, ओके। ये है हमारा पेज नंबर 2, तो यहाँ पे मैं पेज नंबर 2 ऊपर लिख देता हूँ। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा अब बैक्टीरिया, यस और नो? राइटिंग से थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, सॉरी गाइज। डिटेल में समझेंगे बैक्टीरिया क्या है, इसकी जड़ तक जाएंगे डिटेल, ठीक है। परेशान मत होइए बिल्कुल भी, बस आप सुनते रहिए कि मैं इसके बारे में 3-4 चीज़ें लिखाऊंगा और आपको बैक्टीरिया समझ में आ जाए क्या होता है। देखिए, बैक्टीरिया जो है बेटा, ये सिंगल सेल होता है, मतलब ये एक सेल का बना होता है। इसके अंदर बहुत सारे सेल नहीं होते हैं, ठीक है। सिंगल सेल्ड है ये, एक सेल का बना होता है बैक्टीरिया, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपके अंदर 50 बैक्टीरिया हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर 50 बैक्टीरिया हैं, मतलब वो जुड़े हुए नहीं हैं आपस में। कहने का मतलब वो एक बैक्टीरिया के अंदर एक ही सेल होगा बस, ठीक है। जुड़े हुए हो सकते हैं, कॉलोनी बना के रह सकते हैं, मोहल्ला बना के रह सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये बेटा कि वो सिंगल सेल्ड है, एक सेल है बैक्टीरिया, उसी एक ही सेल है, वही खाएगा, वही पिएगा, वही पॉटी करेगा, सब कुछ वही करेगा, ठीक है। अच्छा, और क्या होता है बैक्टीरिया? भाई बैक्टीरिया के पास, बहुत ही अजीब बात है बेटा, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है। मतलब किसकी पहचान है सेल वॉल? अगर आपने बता दिया तो मैं मान जाऊंगा आपको कि आपका सेल चैप्टर पूरा कंप्लीट है। बेटा सेल वॉल पहचान है प्लांट सेल की। प्लांट सेल की सबसे बड़ी पहचान क्या है? कि उसके पास सेल वॉल होती है, और ये बैक्टीरिया के भी पास होती है, ठीक है। तो सेल वॉल 2 जगह पाई जाती है, प्लांट सेल के अंदर और बैक्टीरिया के अंदर। आ रही बात समझ में आपको? ओके। तीसरी बात क्या है बैक्टीरिया के बारे में? तीसरी बात ये बेटा कि इनके पास कोई भी ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं है, कोई भी ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं है। और जो सेल के अंदर दूसरी ऑर्गेनल्स होती हैं या दूसरे स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी नहीं है, ठीक है। मतलब क्योंकि सेल की पहचान क्या है भाई? सेल क्या होता है? ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा होगा, इसके अंदर गोल्गी बॉडी पड़ी होगी, इसके अंदर राइबोसोम्स पड़े होंगे, यस और नो। लेकिन हम देखते हैं, जब हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं, हम देखते हैं कि इसके पास न्यूक्लियस नहीं है। तो न्यूक्लियस जो है ना, उसके पास वॉल नहीं होती, ठीक है। वॉल नहीं, जिस न्यूक्लियस के पास वॉल नहीं होगी, ये न्यूक्लियस की वॉल है, ठीक है। जिस न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर वॉल नहीं होती, हम उसको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, ठीक है। तो इनके पास कोई ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता, और दूसरे सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो भी ऑर्गेनाइज नहीं होते, मतलब उनके पास भी वॉल नहीं होती, ठीक है। आ रही बात समझ में आपको? ओके। आगे चलते हैं और ज़रूरी चीज़ों की तरफ। याद रखिएगा कि सिंगल सेल है, सेल वॉल प्रेजेंट है, और कोई भी न्यूक्लियस के जो है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, और दूसरे सेल के स्ट्रक्चर जो हैं वो भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ठीक है। ओके भाई, कहाँ पाया जाता है भैया? एवरीवेयर, हर जगह, लगभग एवरीवेयर, फाउंड एवरीवेयर। आ रही बात समझ में आपको? ओके। फाउंड है, सॉइल पे भी मिलेगा आपको ये, ठीक है। एयर में भी, हाँ जी एयर में भी, बिल्कुल एयर में भी मिलता है ये, ठीक है। और वाटर में भी मिलता है ये, ठीक है। बैक्टीरिया अर्थ पे लगभग हर जगह मिलता है। आपने वॉल्केनो सुना है? वॉल्केनो का जो मुंह होता है, जहाँ से खड़े होकर झाँकेंगे तो लावा दिखेगा, वहाँ पे भी कितना टेम्परेचर होता है? बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, वहाँ तक आपको बैक्टीरिया मिल जाएगा।
हर जगह मिलते हैं। और हद तो ये हो गई बेटा कि आपके अंदर, मेरे अंदर, इवन इनसाइड आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर भी हैं बैक्टीरिया। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, हमारी बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा बैक्टीरिया जो हमारी मर्जी के, भैया ऐसा नहीं है, नेचर का एक तरीका है हर चीज़ को बनाने का, ठीक है। तो हमारे अंदर भी एक बैक्टीरिया मिलता है जिसको हम कहते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया। सर कहाँ कहाँ? देखिए बहुत सारे बैक्टीरिया तो आपके मुंह में ही है, लेकिन ये खास तरह का बैक्टीरिया ई कोलाई बैक्टीरिया जो कि इंटेस्टाइन में मिलता है। आपको कहाँ मिलता है? इंटेस्टाइन में, ठीक है। आपकी आंत में मिलेगा, आप पॉटी करेंगे उसके अंदर भी निकले, जो जाहिर सी बात है आंत में है तो पॉटी के साथ भी नीचे की तरफ आएगा वो, ठीक है। बहुत बेसिक सी बातें हैं, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आई होप अब तक आपको बैक्टीरिया के बारे में 4 बातें क्लियर हो गई होंगी कि सिंगल सेल होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इसके पास कोई भी ऐसा न्यूक्लियस नहीं है जो ऑर्गेनाइज हो, और दूसरे सेल के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी इसके पास नहीं होते हैं, ठीक है। हर जगह पाया जाता है, सॉइल हो, एयर हो, वाटर हो, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर भी मिलता है, ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया मिलता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है जी। ओके बेटा, जो बैक्टीरिया है उसके 4 बेसिक शेप होते हैं, 4 उसके बेसिक शेप होते हैं, ठीक है। 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए 4 काफ़ी हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया और BHU के एंट्रेंस में इससे ऊपर शेप्स के बारे में क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो पहला शेप मैं आपको बताना चाहूँगा कॉकस, दूसरा शेप है बैसिलस, ठीक है, इसका मतलब भी बताऊँगा मैं, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तीसरा है स्पायरेला, RILLA, चौथा है विब्रियो, ठीक है जी। अच्छा, अब इसका मतलब समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। कॉकस का मतलब होता है स्फेरिकल, बॉल के जैसा, स्फेरिकल, हाँ है ना, ठीक है। सर इसका एक एग्जांपल दे दो, सुनो भाई। स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ठीक है। ये निमोनिया कॉज करता है, ये बैक्टीरिया अगर आपको लग जाएगा तो आपको निमोनिया हो सकता है, ठीक है जी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से लिखा जाता है, P साइलेंट हो जाता है, NIAE, निमोनिया। ये जगह नहीं है इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। बैसिलस बड़ा मशहूर बैक्टीरिया है भाई। बैसिलस का मतलब होता है जो रॉड के शेप के जैसा हो, ठीक है। आपने बहुत दही खाया होगा, ठीक है, तो रॉड शेप बैक्टीरिया होता है ये, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम होता है और सिलेंड्रिकल, ठीक है। इसको रॉड शेप भी बोलते हैं और सिलेंड्रिकल भी बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है भाई? इसका एग्जाम्पल है बेटा लैक्टोबैसिलस, ठीक है। और ई कोलाई भी लगभग इसी शेप का होता है, यस और नो, इसी शेप का होता है, ठीक है। तीसरा है बेटा आपका स्पायरेला। स्पायरेला का मतलब होता है स्पायरल, जैसे स्पायरल मारने वाली कॉपी होती है, तार होता है कॉपी के चारों तरफ लिपटा हुआ होता है ऐसे कोने पे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्पायरेला, ठीक है। ये है आपका स्पायरल या ट्विस्टेड, ठीक है। इसको स्पायरल बोल सकते हैं या इसको बोल सकते हैं हम ट्विस्टेड, ठीक है। इसका एग्जाम्पल याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा है कॉमा शेप। विब्रियो का मतलब होता है कॉमा शेप्ड, ठीक है। आई होप कि आप अच्छे से पढ़ेंगे कि कॉकस का मतलब स्फेरिकल, बैसिलस का मतलब रॉड शेप या सिलेंड्रिकल शेप, स्पायरल का मतलब स्पायरल या ट्विस्टेड शेप, विब्रियो का मतलब कॉमा शेप, यस और नो, ओके। इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिए। एग्जाम्पल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी, कॉलरा एक बीमारी का नाम है, ठीक है। और उस बीमारी की जो वजह है बेटा वो एक बैक्टीरिया है और वो है विब्रियो कॉलरा बैक्टीरिया, विब्रियो कॉलरा बैक्टीरिया। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ BAC, आप समझ जाइएगा कि बैक्टीरिया है, यस और नो, यस और नो, ओके। इसके अलावा लैक्टोबैसिलस जो है वो आपको यहाँ मिल जाएगा, बैसिलस नाम, लैक्टोबैसिलस भी आप याद कर सकते हैं, लिख ही दे रहा हूँ यहाँ पे मैं, लैक्टोबैसिलस, ये भी रॉड शेप बैक्टीरिया होता है, ठीक है जी। आई होप आपको इतनी बात समझ आ रही है। ये हमारा पूरा बैक्टीरिया क्लियर हो चुका है। अब मैं जल्दी से आपको रिवाइज करा दूँ। 30 मिनट की क्लास में रखने के लिए सोच रहा हूँ, 30 मिनट की रहेगी तो आपको भी देखने में आसानी होगी। सबसे पहले याद रखिए, सिंगल सेल होता है बैक्टीरिया, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, कोई ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है। दूसरे स्ट्रक्चर्स भी इसके अंदर नहीं होते हैं, ठीक है। तीसरी बात हो गई। चौथी बात, हर जगह पाया जाता है, हवा हो, पानी हो, मिट्टी हो, कहीं भी हो ये मिल जाता है, ठीक है। हमारी गट के अंदर भी मिलता है, एनिमल के अंदर भी होता है, ठीक है। मिथेनोजेंस नाम का बैक्टीरिया होता है, ठीक है। आगे आप उसके बारे में पढ़ेंगे, बेफिक्र रहिए। बेसिक उसके 4 शेप होते हैं, कॉकस, बैसिलस, स्पायरेला, विब्रियो। कॉकस स्फेरिकल को बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। बैसिलस रॉड शेप, सिलेंड्रिकल शेप, ई कोलाई, लैक्टोबैसिलस। स्पायरेला स्पायरल ट्विस्टेड इसको बोलते हैं, इसका मतलब इसका शेप ऐसा होता है। विब्रियो मतलब कॉमा शेप होता है, ठीक है, विब्रियो कॉलर बैक्टीरिया, ओके। अब बात कर लेते हैं अगले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जो है बेटा आपका वायरस, ठीक है जी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। वायरसेस के बारे में आपको कुछ अजीब बातें पता चलेंगी, ठीक है।
सबसे पहली बात, इन सब के अंदर, इन सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मतलब इन पांचों ग्रुप्स के अंदर सबसे अर्थ पे नहीं, इन पांचों ग्रुप के अंदर स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यस और नो? ओके। दूसरा याद रखिए बेटा कि ये जो चीज़ है, चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वायरस जो है वो सेल नहीं होता, ठीक है। वायरस इज़ नॉट अ सेल। एक बात आप दिमाग में बिठा लीजिए कि वायरस जो है उसके पास सेल जैसा कुछ नहीं है, ना तो ये जिंदा है ना तो ये मुर्दा है, ठीक है। सेल तो जिंदा होता है। ये डेवलप करेगा या ये ग्रो करेगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से, डेवलप करेगा या ग्रो करेगा या करेगा रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है अपने ही जैसे बहुत सारे पैदा कर देना, ठीक है। रिप्रोड्यूस कब करेगा बेटा? ये ना जिंदा है ना मुर्दा है, लेकिन ये सिर्फ रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। कब करेगा? जब भी ये किसी सेल के अंदर जाएगा, जब भी ये किसी होस्ट के अंदर जाएगा। इसका होस्ट कौन हो सकता है? ठीक है भाई, ये किसी एनिमल सेल के अंदर घुस सकता है, ये किसी प्लांट सेल के अंदर घुस सकता है, ठीक है। एनिमल के अंदर घुस गया मतलब एनिमल सेल के अंदर घुस गया, प्लांट के अंदर घुस गया मतलब प्लांट सेल के अंदर घुस गया, और बैक्टीरिया भी एक सेल ही है, तो ये बैक्टीरिया के अंदर भी घुस सकता है भाई साहब, क्योंकि ये छोटा है। यस और नो? ठीक है। और जैसे ही एंटर करेगा, जैसे ही ये एंटर करेगा, जैसे ही ये एंटर करेगा, अब क्या करेगा ज़रा बहुत ध्यान से सुनिएगा। कह रहे हैं कि डू नॉट रिस्पायर, ना तो ये सांस लेता है, ठीक है, ना ये खाता है, ना ये ग्रो करता है, ठीक है। जब खाता नहीं है तो ये एक्सक्रीट भी नहीं करेगा। एक्सक्रीट का मतलब है पॉटी करना, देसी भाषा में आपको बता दिया मैंने, ठीक है। और ना ये मूव करता है, हिलता भी नहीं है ये। तो फैलता कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। तो करता क्या है भैया? जस्ट रिप्रोड्यूस, सिर्फ अपने जैसे बहुत सारे पैदा करता है। जस्ट रिप्रोड्यूस कब? बेटा यहाँ पे एक वर्ड लिखा है मैंने, ओनली। इस पे ज़रा गौर से सुनिएगा। ओनली, जब बाहर रह के कुछ नहीं कर पाएगा, बाहर रहेगा तो डेड माना जाएगा। और जैसे ही अंदर घुसता है ये, ठीक है, एनिमल के अंदर घुस जाए, प्लांट के अंदर घुस जाए, बैक्टीरिया के अंदर, तो ये रिप्रोडक्शन शुरू कर देता है, अपने जैसे बहुत सारे बनाने शुरू कर देता है, ठीक है। और किसी भी, मान लीजिए एनिमल के अंदर घुस गया, प्लांट के अंदर, किसी के अंदर भी घुसा, तो बहुत सारे वायरस पैदा कर लेगा अपने जैसे, ठीक है। और फिर वो बीमारी बनेगी और फिर उससे किसी की मौत भी हो सकती है, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बेटा कि अगर ये आउटसाइड है बॉडी के, अगर ये आउटसाइड है, ठीक है, सेल के, तो ये किस तरह से बिहेव करेगा, किस तरह से रहेगा ये, ठीक है। बिहेव एज नॉन लिविंग। यस और नो? ठीक है, नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर ये इनसाइड है बेटा, अगर ये अंदर की तरफ है, आई होप आपको राइटिंग समझ में आ रही होगी, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा भाई, ठीक है। अगर ये इनसाइड सेल है, ठीक है, तो ये किस तरह से बिहेव करेगा? लिविंग। यस और नो? इसका मतलब है बिहेव एज, ठीक है, नॉन लिविंग की जगह लिखा मैंने लिविंग, ठीक। ओके, तो क्या करेगा? कहाँ रहता है ये भैया? ये बॉर्डर लाइन पे रहता है। कहाँ रहता है? बॉर्डर लाइन पे। ना तो ये जिंदा है और ना ये मुर्दा है। आपको आ रही है बात समझ में? आपको आ रही है ना बात समझ में? ठीक है। अच्छा सर, इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे बेटा? इसके एग्जाम्पल्स लिख लो। हम सबका फेवरेट कोरोना वायरस। यस और नो? कोरोना वायरस, ठीक है। HIV एक वायरस है जो एड्स नाम की बीमारी करता है। HIV की फुल फॉर्म आप सबको पता होनी चाहिए, ह्यूमन इम्यूनो CIENCY वायरस। यस और नो? ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा कॉमन कोल्ड जो करता है वो होता है राइनो वायरस। राइनो वायरस से आपको नज़ला हो जाता है, ठीक है, या इसको बोलते हैं हम कॉमन कोल्ड वायरस, ठीक है जी। आ रही बात समझ में आपको? ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको लिखवाना चाह रहा हूँ उसके बारे में। नोट क्या है वो नोट? सर नोट ये रहा, नोट ये है बेटा कि वायरसेस हमेशा बेटा, वायरसेस बीमारी ही करेगा। वायरसेस आर एजेंट ऑफ डिसीजेस, ठीक है। और एक बात जो मैंने आपको लिखवाई नहीं बता दी कि वायरसेस या वायरस इज नॉट अ सेल, वायरस इज नॉट अ
सेल, ये बातें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगी। जैसे वायरस एक सेल देंगे, जैसे मैंने आपको बताया, तो इसमें आपको हेल्प मिलेगी, क्लियरिटी रहेगी कि हमको किस तरीके से वायरस को पढ़ना होगा। ठीक है, आई होप आपको दोनों बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, हम लोगों ने 2 चीज़ें क्लियर कर ली हैं। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा इसके बारे में। अगला है हमारा प्रोटोजोआ। ठीक है, ओके, तो डालते हैं हेडिंग प्रोटोजोआ और डिटेल में पढ़ते हैं कि प्रोटोजोआ है क्या। आपको याद है प्रोटोजोआ सिंगुलर है या प्लूरल है? अगर प्रोटोजोआ प्लूरल है तो इसका सिंगुलर क्या होगा? प्रोटोजोन। ठीक है जी, ओके। अगला सुनिएगा, प्रोटोजोआ भी बेटा सिंगल सेल्ड है। क्या है? सिंगल सेल्ड है, सिंगल सेल्ड है। ठीक है, मतलब ये भी एक ही सेल है और सब कुछ करता है, खाता है, पीता है, शिकार करता है अकेला। अच्छा, शिकार करता है, हाँ ये शिकार करता है बेटा, अपने खाना पकड़ता है, इसलिए इसको कहा जाता है एनिमल लाइक। एनिमल लाइक, ये अपना खाना फोटोसिंथेसिस सूरज से नहीं बनाता, ये शिकार करता है, एनिमल लाइक कहा जाता है। और अगर बात करें दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जिसका नाम है एल्गी, एल्गी को कहा जाता है, एल्गी इज प्लांट लाइक। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि प्रोटोजोआ इज डैश एनिमल लाइक, प्लांट लाइक, डैश लाइक डैश। भैया प्रोटोजोआ इज एनिमल लाइक, एल्गी इज, एल्गी का पॉइंट मैंने यहीं पे लिखवा दिया है, एल्गी इज प्लांट लाइक। एल्गी क्यों प्लांट लाइक? क्योंकि एल्गी के अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल सिर्फ प्लांट के अंदर मौजूद होता है। ठीक है जी, ओके। अगला सुनिएगा, कहाँ मिलेंगे प्रोटोजोआ? तो लिखिए फाउंड इन लेक्स, फाउंड इन लेक्स, पॉन्ड्स, हाँ है ना, पॉन्ड्स। और कहाँ मिलेंगे? गंदी जगहों पे मिलेंगे, गंदे पानी में ज़्यादा मिलेंगे। डर्टी वाटर, डर्टी वाटर, रिवर्स, ठीक है जी, समुद्र में मिलेंगे, सी। और कहाँ मिलेंगे? एंड डैम्प सॉइल, एंड डैम्प सॉइल में मिलेंगे ये। ठीक है, यहाँ पे ये आराम से मिल जाएंगे। सर क्या होते हैं प्रोटोजोआ बताइए? तो बेटा आपने सुना होगा अमीबा। ठीक है, AMOEB है बेटा, अमीबा जो है वो प्रोटोजोआ है। ठीक है, अब ऐसा समझिए आप। ठीक, अमीबा एक प्रोटोजोआ है। ठीक है, प्रोटोजोआ और क्या है भाई? प्रोटोजोआ का एक एग्जांपल और है पैरामीशियम, पैरामीशियम। ये सब NCERT में आपको मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 2 जब आप खोलेंगे NCERT का साइंस का, तब आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, प्रोटोजोआ अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है। ठीक है, ठीक है, दूसरा है, तीसरा है एंटमीबा, एंटमीबा, एंटमीबा। ठीक है जी, ओके। और क्या सर? सबसे इंपॉर्टेंट तो रह गया प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। मैं एक बात यहाँ पे प्लाज्मोडियम के बारे में लिखवा रहा हूँ और आगे डिटेल में आएगी ये बात। बेटा प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम मलेरिया करता है, मलेरिया नाम की बीमारी प्लाज्मोडियम से होती है। लेकिन सर हमने तो सुना था कि मच्छर से होती है मलेरिया। बेटा मच्छर के पेट के अंदर रहता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, और जब मच्छर काटता है तो जाहिर सी बात है वो कुछ चीज़ें आपके अंदर डालता है, फिर आपका खून पीता है तो उसके पेट में से प्लाज्मोडियम निकल के आपके खून में चले जाते हैं, और जिसकी वजह से आपके खून के अंदर प्लाज्मोडियम मिल जाता है, मिक्स हो जाता है, और आपको मलेरिया नाम की भयानक बीमारी हो जाती है। ठीक है जी, ओके। अब चलिए आगे, हमारा प्रोटोजोआ भी क्लियर हो गया। अब कहाँ है भैया? अब चलेंगे आगे हम लोग एल्गी की तरफ। ठीक है, एल्गी, ALGAE। ठीक है, एल्गी अगर इसका प्लूरल है तो सिंगुलर क्या होगा बेटा? एल्गा। यस और नो? ओके। पहली बात जो हमको एल्गी के बारे में याद रखनी है कि ये सिंपल प्लांट लाइक है। सिंपल, लेकिन प्लांट जो है ना वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं सिंपल और एक होते हैं एडवांस। सर क्या फ़र्क है सिंपल प्लांट में और एडवांस प्लांट में? बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि एल्गी सिंपल प्लांट लाइक है तो इसका मतलब इसके पास नहीं होगा, क्या नहीं होगा? डू नॉट हैव, डू नॉट हैव। ना तो इसके पास बेटा प्रॉपर रूट होंगी, सुनिएगा बहुत ध्यान से, इसके पास प्रॉपर रूट नहीं होगी, इसके पास स्टेम नहीं होगी। ठीक है, और इसके पास पत्तियां भी नहीं होंगी, लीव्स भी नहीं होंगी। ठीक है, इसके पास कुछ नहीं होगा, इसलिए इसको बोल रहे हैं सिंपल प्लांट। एडवांस प्लांट क्या है? इसके पास रूट भी होता है, स्टेम भी होता है, लीव भी है, फ्लावर भी है, सब कुछ है। ठीक है, उसको बोलते हैं एडवांस, और ये है सिंपल बेचारे। ठीक है, एल्गी। ओके, अच्छा और क्या खास बात है एल्गी की? सर एल्गी प्लांट लाइक है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए भैया? क्लोरोफिल, हाँ है ना, क्योंकि प्लांट की पहचान है क्लोरोफिल। यस और नो? तो इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अगली चीज़ क्या है बेटा कि जब इसके अंदर क्लोरोफिल है बेटा तो ये अपना खाना खुद बनाएगा, ये शिकार नहीं कर पाएगा। तो ये शिकार करने की ज़रूरत ही क्या है जब ये अपना खाना खुद बना सकता है? तो फूड
बाई फोटोसिंथेसिस, ठीक है, यस और नो, यस और नो, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, ठीक, ओके भाई। तो भाई आखिरी बात क्या है एल्गी के बारे में, आखिरी बात एल्गी के बारे में ये है कि कुछ एल्गी, सारे नहीं, कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ होते हैं यूनिसेलुलर, और ज़्यादातर मोस्टली बेटा मोस्टली होते हैं मल्टी सेल्यूलर। क्या होते हैं मोस्टली? मल्टी सेल्यूलर, ठीक है जी, ओके। हाँ, तो अब मैं आपको बता रहा था कि एल्गी जो है वो प्लांट लाइक है, आपको समझ में आया क्यों? क्योंकि भाई इसके पास क्लोरोफिल है, और जब क्लोरोफिल है तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का मतलब है इनऑर्गेनिक चीज़ों से अपना खाना बनाना, सूरज की एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, सनलाइट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा लिखा गया है ये। सम यूनिसेलुलर होते हैं बेटा, और ज़्यादातर मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। आ रही है आपको बात समझ में? ओके। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे इसके एग्जाम्पल होते हैं। इसके एग्जाम्पल में आपको याद रखना है बेटा कि पहला इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। क्या है? क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। दूसरा है स्पाइरोगायरा। तीसरा है ब्लू ग्रीन एल्गी। और अगला है बेटा डायटम्स। डायटम्स, ये सारे के सारे, और आखिरी है सीवीड, ठीक है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपको याद करने ही होंगे, ठीक है। अगर आप अभी याद करना शुरू कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, ब्लू ग्रीन एल्गी, डायटम्स एंड सीवीड्स, ओके। अच्छा, अब एक ज़रूरी बात जो मैं आपको एल्गी के बारे में लिखवा दूँ बेटा, ये नोट करके लिखिएगा आप। क्या है कि ब्लू ग्रीन एल्गी, मैं ब्लू ग्रीन एल्गी को BGA लिख रहा हूँ, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करता है? ब्लू ग्रीन एल्गी, ये इंपॉर्टेंट है, ये नाइट्रोजन फिक्स करता है। क्या करता है? FIX, नाइट्रोजन फिक्स करता है। कहाँ करता है? पैडी। पैडी मतलब क्या होता है? चावल के जो पेड़ होते हैं, चावल के जो प्लांट्स होते हैं उनमें, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्स का मतलब ये होता है बेटा, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब ये होता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर आपको पता है कि 78% नाइट्रोजन है, तो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को पकड़ के ये इस पेड़ को देता है। आगे डिटेल में आएगा, परेशान मत होइए, बस इतना याद रखिए कि एल्गी जो होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी नाम का एल्गी भी होता है, और इसका काम होता है कि पैडी मतलब राइस के अंदर नाइट्रोजन फिक्स करना, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने आखिरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरफ, जो है हमारा फंजाई या फंगी, ठीक है जी। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, और बस यहाँ का लेक्चर आज के लिए इतना ही काफ़ी होगा, ठीक, ओके। देखिए भाई, पहली बात, सबसे पहली बात याद रखिएगा, बहुत ही बेसिक बात है कि ये लार्ज ग्रुप है। क्या है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लार्ज ग्रुप है, लार्ज ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म शॉर्ट में लिख दिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आप जब कॉपी कीजिएगा तो पूरा लिखिएगा, ठीक है, ओके। इसके पास बेटा क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोफिल सिर्फ एक ही के पास है, एल्गी के पास, ठीक है। इसके पास क्या नहीं होता? क्लोरोफिल नहीं होता। इसके पास क्या नहीं होता? क्लोरोफिल। क्या नहीं होता इसके पास? क्लोरोफिल, ठीक है। अब इसके पास अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा? नो फोटोसिंथेसिस, नो फोटोसिंथेसिस, यस और नो, ठीक है जी, ओके। अगला क्या है बेटा? अब ये जो बात है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है फंजाई के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या कि इनको दो चीज़ों की खास ज़रूरत है, अगर इनको डेवलप करना है, ग्रो करना है इनको, अगर इनको फैलना है तो इनको दो चीज़ें चाहिए। एक तो चाहिए इनको मॉइस्ट, और दूसरा है वार्म, ठीक है, नम और गर्म इनको इन्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। ऐसी कंडीशन अगर आपने इनको दे दी तो ये ज़बरदस्त तरीके से फैलेंगे। कौन? फंगस, ठीक है। आप देखते हैं गर्मियों में जब चिपचिपी गर्मियाँ आती हैं तो गर्म और चिपचिपा, मॉइस्ट मतलब नमी, ठीक है। जब चिपचिपाहट होती है, गर्मी होती है, तो ज़बरदस्त फंगल इन्फेक्शंस होते हैं पूरी बॉडी के अंदर या इधर उधर। खाना बहुत जल्दी ख़राब होता है क्योंकि वहाँ पे फंगस के फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि फंगस को फैलने के लिए जो चीज़ें चाहिए, पहला है मॉइस्ट, ठीक है, मॉइस्चर, और दूसरा है वार्म, ठीक है, वार्म कंडीशन इनको चाहिए, ओके। अगली बात जो फंगस के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। याद तो सब कुछ ही रखना है लेकिन इन पे ज़्यादा गौर करना है कि ज़्यादातर फंगस जो होते हैं बेटा वो सेप्रोफाइट्स होते हैं, ज़्यादातर जो होते हैं सेप्रोफाइट्स। अब सवाल ये है सर सेप्रोफाइट्स क्या है, ठीक है, मैं बताऊँगा बिल्कुल, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है भाई। याद रखिए सेप्रोफाइट्स क्या है। सेप्रोफाइट एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक खाने का तरीका है। कैसे भाई? ये जो है ना, ये सड़ी गली चीज़ों को खाते हैं, फीड ऑन डेड
या तो गले हुए प्लांट को खा लेंगे या गले हुए एनिमल को खा लेंगे, ठीक है। अगर कोई चीज़ गले हुए सड़े हुए प्लांट को एनिमल खाती है तो हम उसको बोलते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका, ठीक है। ओके, अगला क्या है बेटा, सम आर, कुछ इनमें से होते हैं पैरासाइट, कुछ क्या होते हैं इनमें से पैरासाइट होते हैं, ठीक है। पैरासाइट क्या होते हैं भैया, देखिए पैरासाइट के बारे में ध्यान सुनिएगा। पैरासाइट का मतलब ये होता है कि अगर कोई किसी ज़िंदा चीज़ पे रह रहा है और उसी से अपना खाना ले रहा है, ठीक है। अगर कोई किसी जिंदा चीज़ पे, जैसे सर में आपके जुएँ हो गई, पेट में आपके कीड़े हो गए, तो वो सारे क्या हैं, पैरासाइट्स के एग्जांपल्स हैं, हाँ या ना, ठीक है। और ये क्या कर सकते हैं बेटा, ये डिसीज़ कर सकते हैं, कैन डिसीज़, ये डिसीज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादातर फंगस क्या है बेटा, ज़्यादातर फंगस हैं सैप्रोफाइट्स और कुछ क्या है पैरासाइट, ठीक है। या तो वो सड़ी गली चीज़ों से खाना लेंगे, आप देखते हैं खाना ख़राब हो जाता है, सारे फंगस आके उस पर चिपट जाते हैं, ठीक है, फफूंदी लग जाती है, उसको फंगस बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है बेटा, पैरासाइट है। ये पैरासाइट मतलब किसी दूसरे पे आके रहेंगे, ठीक है, ओके। तो पैरासाइट का मतलब आप समझ गए कि दूसरे पे आके रहते हैं, उसी का खाते हैं, ठीक है। सैप्रोफाइट का मतलब ये होता है कि किसी सड़ी गली चीज़ को अगर ये खा रहे तो हम उसको बोलेंगे पैरासाइट, ये सैप्रोफाइट्स हैं, ठीक। अच्छा भाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने बहुत सुन लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे होते हैं, छोटे होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन याद रखिए बेटा, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो आप अपनी आँख से भी देख सकते हैं, जो आप अपनी आँख से भी देख सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मशरूम का, ठीक है। मशरूम एक फंगस है, ठीक है, फंगस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन आप इसको अपनी आँख से देख सकते हैं। इसी तरीके से एक टोडस्टोल नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, वो, और एक होता है पफ बॉल, एक होता है पफ बॉल, एक होता है पफ बॉल, ठीक है। तो पफ बॉल को भी आप अपनी आँख से देख सकते हैं, ठीक है। ये और ये आर बिगर, ये जो है बेटा, ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो बिगर हैं, जो बड़े हैं, ठीक है। किस में बड़े हैं ये साइज़ में बड़े हैं, हाँ या ना, ओके। अच्छा, अब क्या करें भाई, अब आपको एग्जाम्पल याद करने हैं इनके, ठीक है। अब आपको इनके एग्जाम्पल याद करने हैं, ठीक है। अब आपको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ उसको ताकि मैं लिख पाऊँ। अब आपको इनके एग्जाम्पल्स याद करने हैं बेटा। क्या क्या एग्जाम्पल है सर इसके बेटा, इसका एग्जाम्पल है फंगस का यीस्ट, दूसरा इसका एग्जाम्पल है बेटा मोल्ड, ठीक है। मोल्ड्स होते हैं सर, मोल्ड्स क्या होते हैं बेटा, ऐसे मैं बता देता हूँ मोल्ड्स कितने कहते हैं। एक होता है फंगस पेनिसिलिन, पेनिसिलिन तो एंटीबायोटिक है, पेनिसिलियम, ठीक है। पेनिसिलियम है, एस्परजिलस है, आपको नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ बना के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें 1-2 दिन का शायद टाइम लग जाएगा, उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम आप प्लीज़ दीजिएगा, क्योंकि आजकल मैं कुछ ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ आप लोगों की क्लास लेने के चक्कर में। पेनिसिलियम है, एस्परजिलस है, राइजोपस है, ठीक है। राइजोपस का एक और नाम होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं ब्रेड मोल्ड, ठीक है। ये आपको अक्सर जो ब्रेड फफूंदी होती है उसको बोलते हैं राइजोपस, ठीक है। तो ये जो है ना, ये सारे मोल्ड्स के एग्जाम्पल है। मोल्ड्स के एग्जाम्पल क्या है, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, राइजोपस, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है बेटा, ये सारे के सारे मोल्ड्स के एग्जाम्पल है, ओके। इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा बेटा मशरूम, अभी मैंने बताया आपको मशरूम की ये बात तो अलग है बिल्कुल के बड़े साइज़ के होते हैं, लेकिन मशरूम एक फंगस है, सबको पता है ना, मशरूम, यस और नो, ठीक है। उसके अलावा क्या है बेटा, टोडस्टोल और पफ बॉल, ये मैं आगे लिख नहीं रहा हूँ, आप यहाँ से देख लीजिएगा कि ये भी एग्जाम्पल्स के अंदर हमको ये भी ऐड करना है, मशरूम, टोडस्टोल्स एंड पफ बॉल, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल। अच्छा, एक बहुत ही खास बात, 33 मिनट्स का लेक्चर हो गया बेटा, लेकिन एक बहुत खास बात रह गई इसके बारे में, जो नोट करवा के मुझे लिखवानी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि लेक्चर मुझे यहीं पर ख़त्म करना होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बेटा कि ये ज़रूरी बात है, सुनिएगा, जितने भी फंगस हैं ऑल फंजाई, ठीक है, किससे बने होते हैं बेटा, वो मेड अप ऑफ हाइफी, ये वर्ड आप मत भूलिएगा, मेड अप ऑफ हाइफी, HYPHAE, मेड अप ऑफ हाइफी, एक को छोड़ के, एक्सेप्ट एक को छोड़ के, एक्सेप्ट यीस्ट के अंदर हाइफी फॉर्म नहीं होता। सर हाइफी क्या होता है बेटा, आपने देखा होगा कि जब भी आपके घर में फफूंदी लगती है तो आप जब गौर से उसके पास जाएंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर लंबे कुछ ऐसे करके रेशे मिलते हैं, ठीक है। तो इन्हीं रेशों को बेटा हम बोलते हैं क्या, हाइफी, ठीक है। आप इसको एक धागा निकालेंगे, आप ऐसे लंबा सा मिलेगा आपको, तो इसको हम हाइफी बोलते हैं। लगभग सारे के सारे फंगस में आपको ये हाइफी देखने को मिलेगा, लेकिन अगर बात करें हम यीस्ट की, तो यीस्ट के अंदर हमको हाइफी देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, भैया लगे रहिए, हम लोग को इस बार फोड़ना है 9th का एंट्रेंस, ठीक है। 11th की भी क्लासेस में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुँह से निकल गया, ठीक है। तो 9th का एंट्रेंस AMU का हो, चाहे जामिया का हो, चाहे BHU का हो, भैया अगर आपने ये क्लासेस ईमानदारी के साथ कर ली और नोट्स आपने अच्छे से पढ़ लिए
है तो बहुत मुश्किल होगा कि आपका सिलेक्शन ना हो। ठीक है, ओके भाई, मिलते हैं, बाय।